देखो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं मैथ का। मिक्स होगा आज का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 8, 13, 26, 40 सो दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर इन दिस ऑर्डर आर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन चैप्टर में मैंने कराया था कि कोई भी नंबर जो है वो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो जाता है तो वो क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है। अब करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, इसमें जो भी नंबर है एक ही नंबर ऐड होगा, तो 8 प्लस एक्स अपॉन 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 26 प्लस एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है ऑप्शन। ऑप्शन कैसे होगा कि 8 प्लस वन 9, 13 प्लस वन 14, ठीक है, इज इक्वल टू 27 अपॉन 41। सब में मैंने एक एक ऐड कर दिया, ये तो नहीं बन रही है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन रख के देखो, तीसरा रख के देखो, फोर्थ रख के देखो, उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड ऑप्शन वाला होता है। तो दोनों ही इजी हैं। अब हम कॉम बेसिक वाले से कर लेते हैं। कितना हो गया, 320 प्लस 8x प्लस 40x। एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, लिख नहीं रहा हूँ उस चीज़ को। और 13 6 78, 13 दूनी 26, 33 प्लस 13x प्लस 26x, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये 48 और 39 कितना बचा, 9x। और इधर कितना बचा, 18। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो वही 2 जो है ये वो ऐसा नंबर है जो क्या है, इनके साथ जब ऐड करेंगे इन सब में तो ये सारे नंबर जो हैं आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। कैसे, 8 2 10, 13 2 15, ठीक है, इज इक्वल टू 28 और 42। ठीक है, तो ये 5 2/3 हो गया। और ये 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा, तो 2/3 रेशो 2/3, ये इक्वल आ गए ना। ठीक है, तो ये नंबर क्या है आपस में प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, 8 वर्कर कैन, इजी क्वेश्चन है ये भी। 8 वर्कर कैन कंप्लीट ए टास्क इन वाई प्लस 12 डेज। यानी हमें क्या बोल रखा है, 8 वर्कर जो है वो वाई प्लस 12 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं। उसके आगे उसने बोला है कि 15 मशीन कैन डू द सेम टास्क इन इतना डेज। यानी 15 मशीन जो है वो सेम टास्क को कितने दिनों में कर देते हैं, 2y+6 डेज में। अब पहले अगर याद होगा तुम लोगों को, तो हम जब इस टाइप के, यहाँ मशीन, वर्कर, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, जो मर्जी हो, क्या लेना है हमें, जब हम ये इस टाइप के क्वेश्चन करते थे तो हम इस तरीके से उन चीज़ों को सॉल्व किया करते थे कि 3 वुमेन है वो 12 दिनों में काम ख़त्म कर देती हैं, और वहीं पे जो है 4 मैन हैं वो 17 दिनों में काम ख़त्म कर देते हैं। हम इन दोनों को इक्वेट करके मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी निकाला करते थे। ठीक है, क्योंकि हमें जो टाइम था वो एग्जैक्ट दिया हुआ होता था। लेकिन इस बार के केस में हमें टाइम ही एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, और उसने एफिशिएंसी पहले ही हमें दे दी, क्योंकि फिर तो एफिशिएंसी तो देनी पड़ेगी। तो उसने एफिशिएंसी जो है वो हमें दे दी, वर्कर टू मशीन इज 3:2। ठीक है, निकाल दी उसने। अब देखो यहाँ से टोटल वर्क क्या आएगा, ये क्या है मेरे पास, अगर एक वर्कर की एफिशिएंसी 3 है तो 8 वर्कर की कितनी हो गई, 24। ठीक है, 24 हो गई ना। और फिर इंटू टाइम कर देंगे y+12, यानी एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। और यहाँ भी सेम यही होगा कि 15 मैन है और उनकी 2 की एफिशिएंसी है उस चीज़ की, मशीन सॉरी, और उसका टाइम कितना है, 2y+6 हो गया। ये 3 5 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास, 3 8 2 4। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है मेरे पास, 4y+48 इज इक्वल टू 10y+30। यानी क्या बचा, 18 इज इक्वल टू 6y। और y की वैल्यू कितनी आई, 3। अब y की वैल्यू मेरे पास आ गई है। ये मेरे पास एक इक्वेशन थी, ये वाली, ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, और ये सॉरी, ये 15 है। ये 15 वाली जो इक्वेशन है ये भी टोटल वर्क है, कहीं भी पुट कर दो, वहीं से आपका क्या टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना होगा, 15 2 30, ब्रैकेट वाई की वैल्यू 3 थी, 3 2 6 + 6 12, 12 3 36, 360। टाइम सॉरी, टोटल वर्क मेरा कितना है, 360। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज 6 वर्कर एंड का मतलब +3 मशीन वर्क मशीन टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क। कि 6 वर्कर और 3 मशीन अगर सारे ही साथ मिलके काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। टाइम निकालना है, टोटल वर्क 360 है, करवाना किससे है मुझे, 6 वर्कर से प्लस 3 मशीन से। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय, अब देखो 6 वर्कर की कितनी है एफिशिएंसी, 3 6 थी 18 प्लस 3 2 6 कितना आया, 24। 12 3 12 2 215। तो टाइम कितना है मेरे पास, 15 डेज। यानी 15 दिन में ये लोग टास्क खत्म कर देंगे। आंसर है 15 डेज। बताओ, समझ आया क्वेश्चन।
समझ आया? चले आगे। अरे एक बार फिर से ये स्टेप वाला कर देना जो टोटल वर्क वाला था। ये यहाँ से ग्रीन वाला या रेड वाला? हाँ जी, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला तो बस मैंने क्या किया, मेरे पास ये दोनों इक्वेशन टोटल वर्क को इक्वेट करता था ना मैं, तो मैंने टोटल वर्क को इक्वेट कर दिया। मैंने टोटल वर्क इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दी वाई की, या तो आप यहाँ फर्स्ट में पुट कर दो या यहाँ सेकंड में पुट कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। वाई की वैल्यू जो है मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट करूंगा तो सॉल्व करने पे टोटल वर्क आ जाएगा। वो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क 360 आया, करवाना किससे था, 6 मैन और 3 मशीन से। क्वेश्चन में यही तो बोला है उसने कि काम करवाना है मेरे को 6 वर्कर एंड 3 मशीन, यानी 6 वर्कर प्लस 3 मशीन से काम करवाना है। इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, 6 वर्कर प्लस 3 मशीन की। वर्कर की यहाँ दे रखी है 3, मशीन की दे रखी है 2, तो 6 3 18 प्लस 3 2 6 24, यानी एफिशिएंसी एक दिन में 24 काम होगा तो 360 काम 15 दिनों में हो जाएगा। आया समझ? इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये मिस्टेक कर दिया था कि जैसे इसमें रेशियो दे रखा था ना 3:2 वगैरह करके, तो मैंने इसमें ये मिस्टेक किया कि वाई ये दिया 8 वर्कर वाई प्लस 12 डेज में करते हैं, तो मैंने इसमें वाई प्लस 12 डेज में 3 से मल्टीप्लाई किया, और वो 2y प्लस 6 जो था 515 मशीन्स का, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई हाँ, किया, फिर इन दोनों को कंपेयर कर दिया था क्योंकि यही होती है, यही वाली गलती होती है। लेकिन यहाँ बढ़िया। देखना है कि 8 वर्कर काम कर रहे हैं और यहाँ 15 मशीन, और ये बात हो रही है एक वर्कर की। मैंने वो जो यहाँ डेज पे थे ना, भाई मेरा फ्री आया किंतु बट वो वर्क बाय जो है ना वो 3/2 यही नहीं कर पाई थी मैं कोई बात नहीं, इसमें। ये ध्यान रखना ना कि उसके बाद में अगर मैंने y की वैल्यू निकाल ली तो मुझे क्वेश्चन में निकालने के लिए चाहिए क्या, ये देख लिया करो। क्वेश्चन में निकालने के लिए मुझे डेज निकालना है, और डेज मतलब टाइम, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए तो 6 वर्कर और 3 मशीन काम कर रही हैं, मैंने ये जो यहाँ पे लिख रखा है, इससे जो एफिशिएंसी क्वेश्चन में गिवन थी वहां से मेरे को इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी मिल जाएगी। और टोटल वर्क मेरे पास, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, कहीं भी वैल्यू y की पुट करो आंसर आ जाएगा। चले आगे। हाँ सर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको लास्ट में करेंगे। देखो अब क्या है, ए मैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20% ऑन फूड बिल। मतलब दो डिस्काउंट मिलते हैं उसको फूड बिल पे, और सिंगल डिस्काउंट, सिंगल मतलब सक्सेसिव, एक डिस्काउंट निकालना है। 30 प्लस 20 माइनस 30 20 600 डिवाइडेड बाई 100, 50 माइनस 6 44। तो इजी क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, difference between the sum, compound interest and simple interest on sum of p rupees at r% rate in rate of interest 2 साल के लिए इतना है डिफरेंस। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2 साल के लिए जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। क्योंकि जब वैल्यूज नहीं गिवन होती ना, मेरे को r% भी नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो ट्रिक्स नहीं लगती वहाँ, बेसिक मेथड ही काम आता है, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिक्स तो तब लगती हैं जब r इंटू टी करके सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो डायरेक्ट डायरेक्ट निकालते हैं। अब देखो डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 साल के लिए होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, डिफरेंस के। तो ये हो गया मेरे पास पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, और डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे को 2.25 पी। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 225 इंटू 100, और 225 15 का होता है, 100 10 का होता है, तो रेट कितना आया 150। पहली चीज जो है यहाँ से सॉल्व हो गई। अब आगे स्टेटमेंट में क्या बात हो रही है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी सेम सम पी ही है सम अभी भी, उसके ऊपर सेम रेट पे जो रेट थी 1 साल के लिए इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, यानी एस आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, एस माइनस 2.25 पी। पी सेम है, सम रेट मेरे पास 150 आया, टाइम मेरे पास 1 साल का था, डिवाइडेड बाय मैंने 100 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से सम की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, सम इज इक्वल टू 150 बाई 100 पी, और ये जो है इस साइड प्लस हो जाएगा तो 225 बाई 100 पी। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 25 6 25 4 25 9 25 4 9 6 15 15 बाई 4, तो एस की वैल्यू जो है वो मेरी कितनी आई 15 बाई 4 पी। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम सम सेम रेट फॉर 2 ईयर्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर
अब हमें पता है कि अमाउंट में से अगर मैं जो सम है उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। यानी बेसिकली मुझे इस अमाउंट, ये फॉर्मूला अमाउंट का है ना, ये अमाउंट है, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला रेडी हो गया, P 1 प्लस आर बाय 100 की पावर T माइनस 1। मैंने क्या किया, P कॉमन ले लिया बस, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बना यहाँ से, अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे देखो P की वैल्यू P है, उसके बाद 1 प्लस रेट कितना था मेरा 150/100, 150/100 मतलब 3/2। टाइम मेरा 2 साल के लिए निकालना है मुझे, -1 सॉल्व कर देते हैं इसको। P ये कितना हुआ 5/2, 5 का स्क्वायर 25/4 -1, तो वैल्यू कितनी आई P की 21/4। अब ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया CI इज इक्वल टू 21P/4। अब हमें निकालना क्या था, यही निकालना था, S की टर्म्स में निकालना था। तो S की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ से 15/4P, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी 4/15S। वो चीज़ बस वहाँ जाके पुट करनी, 21/4 इंटू 4/15S। 4 से 4 कैंसिल, 3 7 जा 3 5 जा, और 7/5 कितना होता, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20S। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना है 1.4S, और यहाँ पे है 1.4S आंसर। बताओ आया समझ में? कुछ नहीं था, फॉर्मूला बस खोलते रहना था बार बार, कैलकुलेशन भी इतनी मुश्किल नहीं थी इसमें। समझ आया? चलें आगे। अब देखो क्या बोल हाँ रहा, सर। क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 16, 2 नंबर आर 18 एंड 12, फाइंड द थर्ड नंबर। 3 नंबर है, 18 एक है, 12 एक है, एक तीसरा x हो गया, तीनों का एवरेज 16 के बराबर है। 16 3 जा 48, x प्लस कितना हो गया 30, तो x की वैल्यू कितनी आई 18। 18। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है पूरा। बोल रहा है पाइप P एंड Q कैन फिल टैंक इन 60/7 मिनट, यानी P प्लस Q दो पाइप है, दोनों जो है 60/7 टाइम में भर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड टाइम टेकन टू फिल द होल टैंक व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इज 300/23 मिनट्स। अब 3 पाइप हो गए, P प्लस Q प्लस R, और कितना हो गया इसका टाइम 300/23। निकाल लेते हैं। 300 ऊपर वालों का एलसीएम लेना होता है, ऊपर वालों का एलसीएम लूंगा मैं, कितना आया 60 और 300 का 300, 60 5 जा 300, 5 इंटू 7, क्योंकि देखो 60/7 है, एलसीएम कितना आया 300, तो 60 का 5 टाइम्स होता है, ये 7 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो कितना हो गया 35। 300 1 जा 300, 1 इंटू 23 23। तो ये जो है मेरे पास इसकी एफिशिएंसी आ गई, किसकी, पी क्यू की 35 आ गई, और P प्लस क्यू प्लस आर की 23 आ गई। तो R की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी, 35 में से 23 माइनस करूंगा, माइनस का 12, यानी R जो है वो खाली करने वाला पाइप है। और ये क्वेश्चन में खैर इन्होंने लास्ट में लिखा भी है ब्रैकेट में कि R इज अ ड्रेन पाइप, और हमारा भी R क्या निकला है, ड्रेन पाइप ही निकला है। कैसे निकला है ये, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, सर हाँ बोलो। ये 30 एंड 23 ये कैसे आया, एक बार बता दीजिए। देखो ये तो क्वेश्चन में गिवन, 35 एंड 23 हाँ ये हाँ जो है ना। वही बता रहा हूँ। देखो 660/7 और 300/23 ये है ना, तो हमें इनका एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, तो एलसीएम लेते हैं हम ऊपर वाले नंबर का 60 और 300 का, तो 60 और 300 का एलसीएम कितना होगा 300। अब 60 के टेबल में 300 कितने बार आता है, 60/7 इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो ये जो है 60/7 डेज में 300 काम करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 60 5 जा 300, एक काम पूरे दिन में करेगा 7 5 जा 35, क्योंकि मुझे तो पूरा काम करना है ना, तो एक जो पूरा वो जो काम है एक दिन का काम उसका, क्योंकि 60/7 डेज लेता है ये पूरा 300 काम करने में, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 35 काम कर रहा है, और एफिशिएंसी क्या होती है 1 डे वर्क, ठीक है। इसका नहीं समझ आया तो फिर दोबारा बताता हूँ कि दूसरा जो बंदा है वो 300/23 डेज लेता है 300 काम करने में, तो वो एक दिन में कितना करेगा, तो मुझे यहाँ 1 डे निकालना है ना, तो मैं ये सारा उस साइड लेके जाऊंगा, तो चाहे उस साइड ले जाओ या 300 300 ऐसे कट रहा है, तो 1 डे का कितना आया मेरे पास यहाँ पे 23, ठीक है। तो इसलिए जो है बेसिकली याद क्या रखना है पेपर में कि ये जो मेरा 60 है इसको देखना है ये 300 पे कितनी बार आ रहा है, 60 के टेबल में 300 5 बार आता है, उस 5 को ये जो डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है,
ये इसको ट्रिक बोल लो या फिर ये ट्रिक तो कुछ नहीं है, ये है तो फॉर्मूला ही, लेकिन पेपर में ये चीज़ बस याद रखनी है कि इस तरीके से, क्योंकि पेपर में जो है हम ये इतना सारा स्टेप नहीं कर सकते, ये जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बस ये याद रखो कि ये जो है ऐसे ही 300 के टेबल में 300 एक बार आता है, 1 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 23 23। आ गया समझ? हाँ सर। ठीक है। इसके बाद जो है देखो पी क्यू आर की वैल्यू इतनी थी और पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी, 35 प्लस आर इज इक्वल टू 23। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे -12। तो आर क्या है, एक ड्रेन पाइप। अब आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पाइप पी टू फिल द टैंक एंड पाइप क्यू, यानी पाइप पी और पाइप क्यू का मेरे को टाइम का रेशियो दे रखा है कितना, 3:4। अब हमें पता है कि दोनों काम अगर पूरा पूरा भर रहे हैं, टैंक पूरा ही भर रहे हैं, तो एफिशिएंसी देखो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम पूरा कर रहा है, ये जो मान लो पी वाला आया, पी आया टैंक जो है पाइप, पाइप पी आया काम करने के लिए, तो यहाँ एफिशिएंसी भी पी की आएगी, तो वर्क जो है वो फुल कंप्लीट वर्क करके गया है। ठीक है, ऐसे ही जब क्यू आया काम करने के लिए, तो वो भी डब्ल्यू ही काम करके गया है क्यू की एफिशिएंसी से। तो बेसिकली टाइम जो है वो वर्क अगर कांस्टेंट है मेरे पास, तो एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से ये चीज़ निकलती है कि जब काम सेम होता है तब टाइम जो है और एफिशिएंसी जो है वो उल्टा हो जाता है रेशो, क्योंकि टाइम इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या है यहाँ पे देखो, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। एफिशिएंसी इंटू टाइम वर्क है, एफिशिएंसी इंटू टाइम करूंगा तो वर्क की रेशो क्या है, सेम है ना, दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो अगर वर्क की एफिशिएंसी दे रखी है और मुझे एफिशिएंसी की रेशो फाइंड आउट करनी है, तो ये 1 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाता है और ये 3 के साथ ऐसे। तो ऐसे समझ लो, या ये समझ लो कि जब भी दो चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनकी रेशियोज क्या है, वो भी इन्वर्स में होती हैं। ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो इन चीज़ों को। ये बेसिक तो ये है इसका, जो अभी ऐसे पूरा कंप्लीट चार्ट बनाया हुआ है मैंने, ये इन तीनों से ही निकलता है ये बीच वाला। लेकिन 1:1 है तो बस क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो रिवर्स हो जाती है। तो अब जो टाइम की मेरे को ये दे रखी थी, और दूसरी चीज़, अगर टाइम की कंप्लीट की टैंक भरने की ना दी जाए, आधा आधा टैंक भरने की दी जाए, तो अगर आधा टैंक वो 3 मिनट में भर रहा है तो पूरा टैंक 6 मिनट में भरेगा। तो ऐसे कंप्लीट का रेशियो निकाल के एफिशिएंसी उल्टी कर सकते हैं हम। ये भी चीज़ पेपर में ध्यान रखना। अब एफिशिएंसी आ गई मेरे पास 4:3। ये किसकी है, पी और क्यू की, यानी 4x प्लस 3x की वैल्यू कितनी है, 35 है ना। पी और क्यू की एफिशिएंसी की वैल्यू 35 है, और यहाँ पे वो 4x और 3x रेशो में है, तो किसी ना किसी फैक्टर से कटे होंगे। तो 7x की वैल्यू कितनी आई, 35, और x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5, यानी x की वैल्यू मेरे पास 5 आई है। अगर x की वैल्यू 5 आई है तो p की एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरे पास, 20, और q की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी हो गई, 15। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है मेरे को क्वेश्चन में, कि फाइंड द टाइम टेकन बाय q एंड r टू फिल द टैंक। q और r से मेरे को टैंक भरवाना है, टाइम निकालना है, टोटल वर्क है यहाँ पे, और भरवाना किससे है, Q एंड R से, Q प्लस R। टोटल वर्क 300 था, Q की एफिशिएंसी 15 थी, R की एफिशिएंसी -12 थी, 300 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 100। तो 100 जो है घंटे या मिनट, जो जिसमें मिनट में चल रहा है, तो 100 मिनट इसका आंसर है। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ, समझ आया पाइप एंड सिस्टम? What is the diameter of a sphere with curved surface area 154? स्फीयर के सरफेस एरिया का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, 154 ये मुझे दे रखा है, 4 इंटू 22/7 इंटू r²। ठीक है, ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 2 2 ज़ा 2, 77 ज़ा 11, 7 ज़ा 11, 2 ज़ा, यानी 49/4 इज इक्वल टू r², 7/2 इज इक्वल टू r। डायमीटर निकालना है 2r इज इक्वल टू 7, 2r इज इक्वल टू 7, ये आंसर है इसका। डायरेक्ट फार्मूला, मेंसुरेशन तो सीधा फार्मूला बेस्ड है, वैसे तो 3D के नहीं आते हैं पेपर में। अब देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी। दो ट्रेन है सेम लेंथ की, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, और दोनों को क्रॉस करने में 36 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो दो ट्रेन है, लेंथ ऐड हो जाएगी L प्लस L 2L, क्योंकि सेम लेंथ है, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, स्पीड माइनस हो जाएगी, कितना हो गया 10 रिलेटिव स्पीड है, और उसके बाद किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना लग रहा है, 36 सेकंड। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, इससे ये कट गया, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 5 50।
तो 50 मीटर जो है वो ट्रेन की लेंथ है। आगे चलते हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन ना मिक्सचर और एलिगेशन टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ मिक्स की जाती है और एक नई प्राइस, एवरेज प्राइस बनाई जाती है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये चावल थे 67.5 रुपये केजी वाले, और ये चावल थे मेरे पास 60 रुपये किलो वाले। तो अब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स कर दूंगा, और दोनों को मिक्स करने के बाद मैं इनको 64 रुपये में बेच दूंगा। तो बेसिकली ये होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप का केस होते हैं एक तरीके से ये, लेकिन इनका कोई मेथड नहीं है सॉल्व करने का, यही मेथड है इनको सॉल्व करने का। तो ये चीज़ याद कर लो कि जब भी कोई दो चीज़ मिक्स की जाती है, चावल ही नहीं, चावल, गेहूं, ठीक है, ब्रॉन्ज, कॉपर, कुछ भी, कोई भी चीज़ आपस में सेम चीज़, राइस, राइस, ठीक है, राइस, चीज़ें सेम ही मिक्स होंगी। ये नहीं है कि यहाँ पे राइस मिक्स हो रहा है कुछ भी, लेकिन जो भी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, जो भी चीज़ मिक्स हो रही है जितने भी प्राइस में, बस वो प्राइस हमें देखनी होती है और एक एवरेज प्राइस लेनी होती है। और एवरेज प्राइस क्या होती है, नहीं भी समझ आता तो ये देखो, ये सबसे बड़ी प्राइस है, इसको लिख दिए 67.5। दूसरी प्राइस क्या है 64, और तीसरी प्राइस क्या है 60। तो जो प्राइस सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली लार्जेस्ट, और छोटी कौन सी है, ये वाली स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो ये बीच का नंबर होता है ना, जो दोनों ही नहीं होती, बीच वाला, ये होता है हमारा एवरेज प्राइस, जो मिक्स होने के बाद उसने रखा। तो 67, 60, और बीच में क्या आएगा 64। बस माइनस करना होता है, 60 को माइनस करके 4 यहाँ लिख दो, ठीक है, और 6.5 67.5 को माइनस करके यहाँ लिख दो, कितना है 3.5। बस ये इस रेशो में मिक्स हुई थी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये पॉइंट हटा तो 0 लग गया, 40:35, 5 8 जा 5 7 जा, तो 8:7 में जो है वो चीज़ मिक्स हुई थी। बस इतना सा करना होता है। ये याद कर लो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, दिख सकता है इसका किसी किसी शिफ्ट में ना एक क्वेश्चन। अब देखो क्या है, अरुण बाय अ बाइक ऑफ ₹80,000 एंड ईच मंथ ही टेक 5 लीटर पेट्रोल ऑफ 90 पर लीटर। टोटल अमाउंट पेड बाय अरुण फॉर बाइक एंड पेट्रोल इन 1 ईयर। एक साल में 5 रुपये का पेट्रोल, 90 रुपये के हिसाब से, एक महीने का इतना, तो 12 महीने का कितना, 12 पंजे 60, 9 छिक्के 54, 5,400। तो पेट्रोल 5,400 का, और 80,000 की बाइक, कितना होगा 85,400 रुपये। एक साल के बाद इतने खर्चा हो गया 85,400, यही है। बताओ समझ आया? ये तो क्वेश्चन भी नहीं था मैथ के कॉन्सेप्ट का किसी चैप्टर का। द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज ₹130 पर मंथ। सैलरी ऑफ ऑफिसर, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है एवरेज चैप्टर में। क्या है कि ऑफिसर्स की सैलरी जो है वो 450 है, और नॉन ऑफिसर की एवरेज सैलरी जो है वो 120 है। ऑफिसर अगर 15 है स्टाफ में, तो नॉन ऑफिसर निकालो। मान लो ऑफिसर अगर 15 है, तो नॉन ऑफिसर कितने हैं, एक्स ले लो, और दोनों की मिला के कितनी है एवरेज सैलरी 130। वही सम किसके इक्वल होगा, ऑफिसर की अपनी सैलरी होगी 450 इंटू 15, और नॉन ऑफिसर्स की अलग सैलरी होगी 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 13 का 0, ठीक है, 13 पंजे 65, और 13 और 6 19, 1950 तो यहाँ हो गया। इधर कितना आया 130 एक्स, इधर कितना आया आप देखो, ये कितना आया, 0 का 0, 15 पंजे 75, 7 आ गया, 15 चौके 60 और 75, 5 आ गया, 15 चौके 60 और 7 67, ठीक है, 6750 हो गया। और इधर कितना हो गया 120 एक्स। 23 में से ये हो गया 10 एक्स, और यहाँ से माइनस करेंगे 0 0, 9 और 8 17, 4 4800, एक्स की वैल्यू 480। तो आंसर क्या आया इसका 480। चलें आगे। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन भी बड़ा सही है, इससे ना वो क्लियर हो जाएगा पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट अभी बताया। क्या बोल रहा है, एक अलॉय है, अलॉय होता है दो चीज़ों को मिक्स करके बना जाता है। तो उसमें कॉपर और जिंक है 9:10। अब मैंने यहाँ कॉपर लिख लिया और मैंने यहाँ जिंक लिख लिया, ठीक है। कॉपर और जिंक है 90 और 10% में, यानी कॉपर जो है वो 90 है और जिंक कितना है 10 है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, is mixed with an another alloy containing 96% कॉपर एंड 4% जिंक। दूसरे वाला जो अलॉय था उसमें 96 कॉपर था और 4% जिंक था, मैंने ये चीज़ लिख ली। इन व्हाट रेशो, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन व्हाट रेशो शुड दे बी मिक्स्ड सो दैट द मिक्सचर कंटेन 9% जिंक।
यानी इनको मिक्स करना है और मिक्सचर में 9% जिंक होना चाहिए। मुझे सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में होना क्या चाहिए, जिंक, जिंक होना चाहिए ना। तो मैं सिर्फ जिंक ही उठाऊंगा यहाँ से। 10 उठाया मैंने, 4 उठाया और 9 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको किया 1 बचा और यहाँ से मैंने इसको किया 5 बचा। ये मेरा आंसर है 5:1। बताओ ये इस चीज समझ आई सबको? जो चीज हमें चाहिए, एक बार फिर से। कॉपर और जिंक की जगह मिल्क वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ हमें पूछा गया है हमें सिर्फ उसी की रेशो उठा लेनी है। जैसे फिर से बताता हूँ, एक मिक्सचर है पहला अलॉय, अलॉय 1 मान लो, अलॉय 1 है मेरे पास और उसके अंदर कॉपर और जिंक, दो चीज़ें हैं। कॉपर है 90%, 100 मान लिया मैंने इस चीज़ को क्योंकि मुझे दे नहीं रखा है, मैंने 100 लिख लिया। ठीक है, 100 का था, पूरा 100 ग्राम चीज़ थी उसमें। कॉपर हो गया 90%, जिंक हो गया 10%। ठीक है, दूसरा अलॉय आया फिर अलॉय 2, ये भी 100 मान लिया। इसमें कॉपर 96 था और 4% जिंक था। अब मुझे अलॉय 1 प्लस अलॉय 2, इन दोनों को मिक्स करके एक अलॉय बनाना था, अलॉय 3। इस अलॉय 3 के अंदर जो जिंक है वो सिर्फ 9% होना चाहिए। तो मेरे को जिंक पता है, यहाँ पे कॉपर का नहीं पता है। अब भले ही कॉपर मेरे को पता है, कॉपर कितना होना चाहिए फिर 91%। कर सकते हैं, कॉपर को ले लो 90, 96 लोगे तो भी कितना आएगा, 90 और 91 का डिफरेंस 1 और 96 और 91 का डिफरेंस 5:1। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है जिंक, जिंक, तो मुझे भी इस कॉपर अलॉय 1 में जिंक होना चाहिए 10 और अलॉय 2 में 4, और इन्हीं दोनों का इस तरीके से मिक्स करना है कि इनका एवरेज जो है वो 9 होना चाहिए। फिर इनका डिफरेंस निकाल लो 5 और 1। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो चीज़ तुम ले रहे हो वो चीज़ सेम होनी चाहिए। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने बोला था राइस है, राइस ही होना चाहिए। ऐसे ही जिंक है तो जिंक का ही होना चाहिए। सारी चीज़ जो है वो होनी चाहिए। अब कॉपर अगर ले लेते इसमें, ठीक है, कॉपर ले लो, तो अगर जिंक 9% है तो पूरे 100% की चीज़ होती है क्योंकि परसेंटेज मेंशन है, 100% की चेंज होती है। तो कॉपर कितना हो गया 91। तो अगर कॉपर एवरेज 91 हो गया तो एक मिक्सचर में 90 है और एक मिक्सचर में 96 है, तो कितना हो गया 5 और कितना हो गया 6, सॉरी 1, तो 5:1, वही आंसर आया। ठीक है, आया समझ में? और ये भी ध्यान रख लेना कि बात जिस अलॉय की जाती है वही पहले लिखा जाता है, अलॉय 1, अलॉय 2। ये नहीं है कि उल्टा सीधा, उल्टा लिख दोगे तो 1:5 भी आ सकती है रेशो, वो तो गलत आंसर है ना। आंसर तो 5:1 है। ये तो थी इस क्वेश्चन को समझने का तरीका। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और समझने की चीज़ है, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर खत्म, कुछ नहीं है फिर। अब इसके अंदर मुझे दिया नहीं गया था कि कितना जो है वो कॉपर और जिंक का अलॉय है। फॉर एग्जांपल हमें इस तरीके से दे देता कि एक अलॉय है जो 81 ग्राम का है, उसके अंदर 90% कॉपर है और कितना है 10% जिंक है। तो 81 ग्राम का वो होता, 90 जो है कॉपर होता, 10% जिंक होता। तो मैं यहाँ पे 81 का 90% निकालता पहले और फिर वहीं पे, ठीक है, 10 10% का 90%, 81 का 10% निकालता और फिर यहाँ कॉपर और जिंक की वैल्यू लिखता। और फिर ऐसे ही मैं अलॉय 2 का जो भी जितना भी ग्राम मेंशन होता, फॉर एग्जांपल 217 ग्राम है, तो फिर मैं उसका भी 96%, 217 का 96% निकालता। और ऐसे ही मैं 217 का 4% निकालता। और फिर क्योंकि 9% जिंक बनाना था मेरे को, तो ये 9% जिंक फिर मैं इसके जो परसेंटेज की वैल्यू आती वहां से निकालता। ठीक है, आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? सर 96 पर, सर 96, अच्छा हाँ। अरे वो तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको कि जितना क्वेश्चन में बोला गया है उस अलॉय हाँ का हाँ उतना वो अलग अलग सही। बांट लेना उस चीज को। दो तरीके से क्वेश्चन आता है, पहला परसेंटेज फॉर्म में आता है और दूसरा रेशो फॉर्म में आता है। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि 90 ग्राम का अलॉय है जिसके अंदर कॉपर और जिंक जो है वो 5:4 की उसमें है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें पता है कि 5 और 4 9, 9 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू 10, तो कॉपर कितना है 50 और जिंक कितना है 40। तो इस तरीके से दो ही फॉर्म में आएगा, परसेंटेज फॉर्म में एंड रेशो फॉर्म में। रेशो फॉर्म में है तो उस टोटल को रेशो में अलग अलग तोड़ देना कि भाई उसमें से कॉपर कितना है, जिंक कितना है, और फिर वही चीज़ सेम, अलॉय 1 कॉपर जिंक
50 और 40। और फिर अलॉय 2 का फॉर एग्जांपल यहाँ पे 120 ग्राम दे रखा है, और इधर जो है आपको ये चीज़ दे रखी है कि 2:1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 120 हो गई, 1 की वैल्यू 40 हो गई, तो ये कितना है 80, और ये कितना है मेरे पास 40। ठीक है, तो यहाँ पे 80 80 और 40 ये अलॉय 2 हो गया। और फिर वो तुमको अलॉय 3 जो है वो देगा कि अलॉय 3 में जो कॉपर है वो 60 ग्राम ही होना चाहिए। तो वो 80 और 50 के बीच में है, तो यहाँ 80 लिखा, यहाँ 60 लिखा, सॉरी 50 लिखा, यहाँ पे जो है 10 आया, यहाँ पे जो है 20 आया। तो नए उसमें मिक्सचर कितना होना चाहिए 1:2 की फॉर्म में। समझे मेरी बात किस तरीके से सॉल्व होगा? हाँ सर। बस यही था मिक्सचर एलिगेशन, और इसमें कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में। पिछला कॉन्सेप्ट था उसमें डायरेक्ट प्राइस मिक्स करनी थी, तो डायरेक्ट हमने प्राइस मिक्स कर दी जो प्राइस दे रखी थी। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर 2 एलॉय दिए हुए होते हैं, या कोई भी दूध और पानी का मिक्सचर दे देगा, कुछ भी 2 चीज़ों का मिक्सचर देगा, और उनकी स्पेसिफिक परसेंटेज बताएगा कि कितना है, या वो बताएगा कि टोटल कितना है। ठीक है, टोटल कितना है किस रेशो में है, इस तरीके से बताएगा। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट अगर परसेंटेज में बताएगा तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, परसेंटेज में बताएगा तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमने 81 ग्राम का जो भी परसेंटेज गिवन है, मान लो कॉपर क्वेश्चन में गिवन है 90% और जिंक गिवन है 10%, तो मैंने 81 का 90% निकाल लिया, 81 का 10% निकाल लिया, ऐसे ही दूसरे अलॉय का भी मैंने परसेंटेज निकाला। और जिस चीज़ को क्वेश्चन में फाइंड करने की बात की गई है, जिंक की मान लो कि 20% होना चाहिए जिंक, या 20% होना चाहिए, या इस रेशो में होना चाहिए, तो वो जिंक का जो वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे जिंक को बीच में रख के इस वाली चीज़ को सेंटर में रख के, और ये वाली दोनों जो है इधर रख के, और फिर माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। वहीं पे दूसरी चीज़ आती है, दूसरी चीज़ में तुम्हें एक टोटल ग्राम दिया होगा कि अलॉय जो है वो इतने ग्राम का है टोटल, और फिर उसकी रेशो गिवन होगी, तो वहाँ रेशो तोड़ के 50-40 निकाल लेंगे, और फिर दूसरा अलॉय गिवन होगा, उसकी भी रेशो गिवन होगी, उससे हम ये चीज़ खुद निकाल लेंगे 80 और 40। और फिर हम इस तरीके से लिख के, और जो भी चीज़ मान लो हमें बोला कि 60 ग्राम जो है कॉपर मिलाओ, तो कॉपर वाली क्वांटिटी लेके और उससे हम रेशो निकाल लेंगे। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ उसके साथ, भूल गया था, अब याद आई, ये पक्का लास्ट है। तीसरी चीज़ में ना तुम्हें देखो, लास्ट भूला तो कुछ नहीं था, यही चीज़ होती है, बस 4 ही मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 जिसके अंदर कॉपर के परसेंटेज गिवन है, लेकिन एक्चुअल कितने ग्राम का अलॉय था वो नहीं गिवन है। ठीक है, एक्चुअल कितने ग्राम का है वो चीज़ नहीं गिवन है, लेकिन परसेंटेज गिवन है, तो हमने मान लिया 100। दूसरे मेथड में सेम चीज़ है, लेकिन एक्चुअल ग्राम भी गिवन है और परसेंटेज भी गिवन है। तीसरा मेथड इन्हीं के जैसा है कि एक्चुअल ग्राम भी गिवन है और रेशो भी गिवन है, लेकिन इसी का मेथड जो है उसमें एक्चुअल ग्राम नहीं गिवन है, लेकिन सिर्फ रेशो गिवन है। 5:4 फर्स्ट अलॉय में है, और सेकंड अलॉय में 3:7 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, ये कॉपर और मान लो जिंक की ही रेशो है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि कॉपर है 5/9 और जिंक है 4/9। ठीक है, और कॉपर है 3/10 और जो जिंक है वो कितना है 7/10। और अब तुम्हें ना बीच में फॉर एग्जाम्पल कॉपर की दे दे वो, कि कॉपर जो है वो इन्हीं के बीच की कोई वैल्यू होगी यार, अब इसके बीच की कोई वैल्यू, तो ऐसे ही लिया मैंने रेशो, तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आई है, इसी के बीच की कोई वैल्यू होगी, तो ये जो वैल्यू होगी ना कॉपर की, इसको बस ऐसे लिखना है 5/9 3/10, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू बस सब्ट्रैक्ट कर देना, रेशो आ जाएगी, वही तुम्हारा फाइनल क्या होगा आंसर होगा। अब सच में खत्म हो गया मिक्सचर एलिगेशन। बताओ किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो अगला क्या है, A rectangular paper of width 14 cm is rolled along its length and a cylinder of radius 20 cm is formed. The volume of cylinder will be, ठीक है, रेडियस जो है एक 20 सेंटीमीटर का फॉर्म होता है। देखो अब एक ना, अगर तुम्हारे साइड हाथ में पेपर पड़ा हुआ है, तो उस पेपर को टेबल पे सीधा रखो और उसको गोल फोल्ड कर दो। ये जैसे एक पेपर रखा हुआ है रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। जब मैं इस पेपर को गोल फोल्ड करूंगा, सर्कल में फोल्ड करूंगा, तो इसकी लेंथ जो है वो कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी गोल। ठीक है, लेंथ गोलाई में हो जाएगी, जितने का रेडियस दे रखा है उतने में फोल्ड हो जाएगी लेंथ। ठीक है, ये 20 के रेडियस से, लेकिन ये विड्थ जो है ना, ये वो बन जाएगी हाइट।
नहीं है तो पेपर पे फोल्ड करके देखो, पेपर को प्रैक्टिकली फोल्ड करके देख लो। पेपर में नहीं समझ आ रहा, एडमिट कार्ड को ही उल्टा सीधा कर लेना। तो यहाँ पे जब तुम फोल्ड करोगे तो ये जो लंबाई बनती है वो विड्थ बनती है, ठीक है, और जो रेडियस बनता है वो लेंथ वाला हिस्से का बनता है। तो यहाँ पे मेरे को क्या समझ आया कि जो विड्थ है वही क्या हाइट है। अगर विड्थ ही हाइट है तो हाइट कितनी हो गई 40। वॉल्यूम सिलेंडर की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ही होती है। तो यहाँ पे अब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है और हम इसको चीज़ को निकाल देंगे। ये कितना होगा 22/7, रेडियस कितना है मेरे पास 20 × 20, और ये कितना है 40, 7 2 ज़ा 14, ये कितना आया 44 × 400, 1 16 17 600, 17,600 इज द आंसर, 17,600 इज द आंसर। आया समझ में क्वेश्चन? अब चलते हैं आगे। जी भैया। अब देखो क्या है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशो दिस। अगर हमें पैसे दिए जाते हैं तब हम उनको पैसों को रेशो में लिख लेते हैं। यहाँ उसने पैसों का हमें खुद ही रेशो दे दिया। रेशो क्या दिया मेरे को 1/3, रेशो 1/6, रेशो 3/4। एलसीएम ले लो, एक रेशो में तोड़ देते हैं इसको। एलसीएम लिया 12 आया, 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो रेशो जो आई है वो आई है 4:2:9 आ गई उनके पैसों की रेशो। अब पढ़ते हैं आगे। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ए हाफ इज कैपिटल वेयर बी डबल इज कैपिटल। हर क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने। क्वार्टर का मतलब एक साल को 4 हिस्सों में बांट दो। 4 हिस्सों में बांटोगे मतलब हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद आधी कर देगा, यानी पहले करेगा वो आधी 2, 2 की आधी 1, 1 की आधी 0.5। 4 ही बार तो करेगा, एक साल के 4 ही टुकड़े होंगे। पहले जनवरी में मान लो उसने स्टार्ट किया तो जनवरी फरवरी मार्च ये चला, अप्रैल में फिर तोड़ देगा, जुलाई में फिर तोड़ देगा, और जुलाई के बाद अक्टूबर में फिर तोड़ देगा। यही तो हिस्से हैं 3-3 महीनों के, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, और जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। 3-3 महीने बाद तोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या बोलता है, बी डबल इज कैपिटल। बी डबल करता है 2 की 4, 4 की 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। एंड सी लीव इज कैपिटल अनचेंज, उसकी हमेशा 9 ही रहती है। एट द एंड ऑफ द ईयर ए शेयर इज प्रॉफिट 2.5 लाख। ठीक है, पहले एक रेशो बना लेते हैं कि कितना उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए कैपिटल के हिसाब से। तो देखो पहली चीज, कैपिटल में जब भी इस तरीके से आती है 4:2:9 मान लो। अब एक चीज समझने चलते हैं, मैं दोबारा बताऊंगा, ये चीज पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये चीज मैं पहले भी एक बार क्लियर कर चुका हूँ। ये देखो, जैसे मान लो उनकी जो रेशो थी वो थी 2:3:5। इसमें वो मान लो वो शेयर देते हैं। तो ये जो है मान लो ए बंदा, ये ए था, ये ए का कैपिटल था, ये बी का, ये सी का, ठीक है, ये इनके कैपिटल थे। अब ए जो है वो मान लो कि ये 6-6 महीने तक लगाते हैं, तो ए 6 महीने तक लगाएगा 6 मंथ, और उसके बाद आधी कर देगा इसको 1। ये जो है वो डबल कर देगा 6 महीने बाद, 3 का कर दिया उसने, 3 2 6, और उसके बाद ये जो है सेम कर देगा 5, 6 महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद ये सेम रखता है, ठीक है, ये 6 महीने बाद उसको आधा कर देता है, और ये 6 महीने बाद उसको सेम रखता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि पहले जो ये वाला पीरियड है, ग्रीन पेन से करता हूँ, ये वाला जो पीरियड है इसमें उसने इस 2 रुपए को, जो भी 2 रुपए थे, इसको 6 महीने तक रखा, ठीक है। उसके बाद उसने इस 1 रुपए को 6 महीने तक रखा, ये चीज रखी उसने, और ऐसे ही उसने ये जो 3 रुपए, इस 1 रुपए को फिर वो कितने भी महीने तक आगे रखेगा, वो चीज के प्लस होती रहती है। ऐसे ही फिर उसने, इस बंदे ने 3 रुपए को 6 महीने तक रखा, और फिर 6 रुपए को उसने 6 महीने तक रखा, और उसके बाद ये 3 रुपए है, इसको जितने भी साल तक, वो तो साल के ऊपर है जैसे चलती है वो। उसके बाद क्या है, ये 5 रुपए थे, इसने ये 5 रुपए सेम ही रखे, यानी इसने 5 रुपए भी 6 महीने तक रखे, प्लस 5 रुपए भी 6 महीने तक। तो बेसिकली हम क्या सॉल्व करते हैं कि जितने महीने तक वो कैपिटल डालते हैं वो उतने महीने उसमें वो कैपिटल के मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और ये चीज़। अब अगर मान लो कि 2 रुपए था, 3 रुपए था और 5 रुपए था, इन सब ने कैपिटल सेम रखा पूरी साल मतलब 12 महीने, यानी पूरे 12 महीने तक 2 रुपए हर महीने डालता गया, पूरे 12 रुपए तक 12 महीने तक, और इसने भी 5 रुपए 12 महीने तक। तो मैंने क्या देखा कि 12-12 कैंसिल होकर रेशो जो आई है वो 2:3:5 सेम रेशो आई है मेरी, है ना, क्योंकि साल का जो ड्यूरेशन था वो क्या था, सेम था। ऐसे ही बस ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर साल का ड्यूरेशन सेम होता है तो जो रेशो, जिस रेशो कैपिटल में डालते हैं वो वही कैपिटल होता है। अगर ये 2 का आधा कर देगा 1, ये 3 का डबल कर देगा 6, ये 5 का डबल कर देगा 10, तो जो कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, 6 3 9, 5 और 10 कितने 15।
क्योंकि डाला उसने सेम ही टाइम पीरियड के लिए, तो कैपिटल ऐड होती जाती है। ये चीज़ मैं प्रूफ भी करूँगा और चीज़ याद रखने के लिए वैसे भी करेंगे। अब देखो, अब इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला, इसने 4 रुपये डाले 3 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसने 2 रुपये डाले 3 महीने के लिए, सॉरी प्लस था यार, प्लस 2 रुपये डाले 3 महीने के लिए, प्लस 1 रुपया डाला 3 महीने के लिए, और प्लस 0.5 रुपये डाले 3 महीने के लिए। रेशो दूसरे पे आ जाते हैं, बी पे। बी ने 2 रुपये डाले 3 महीने के लिए, 4 रुपये डाले 3 महीने के लिए, 8 रुपये डाले 3 महीने के लिए, और फिर 16 रुपये डाले 3 महीने के लिए। 3 महीने मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फिर रेशो आ गया। फिर इसका सॉल्व करते हैं। इसने 9 रुपये डाले 3 महीने के लिए, फिर 9 रुपये डाले 3 महीने के लिए, फिर 9 रुपये डाले 3 महीने के लिए, और फिर 9 रुपये डाले 3 महीने के लिए। चीज़ें इतनी बड़ी हो गई, इक्वेशन इतनी बड़ी हो गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 4 तिये 12, ठीक है। या फिर इसको ऐसे मत सॉल्व करो, 3 कॉमन ले लो यहाँ से, ये कितना हो गया, 4 2 6 1 7 7.5, ठीक है। फिर यहाँ भी ये चीज़ कर लो, 3 कॉमन ले लो, ये कितना हो गया मेरे पास, 4 2 6 6 22 30, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, 3 कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में तो 9 को 4 बार करूँगा 36। तो बेसिकली ये 3 3 3 कट गया। अगर मैं इसको यहीं प्लस कर देता तो ये 7.5 आता, ये कितना आता 30, और ये कितना आता मेरा 9 चौके 36। तो वही रेशो आई है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन क्या था मेरे पास, सेम था, ठीक है। तो इसलिए बस ये बात का ध्यान रखना कि क्वार्टर का पीरियड तो सेम ही है ना, ये भी 3 महीने हो रहा है, ये भी 3 महीने हो रहा है, ये भी 3 महीने हो रहा है, और ये भी फिर आगे एंड का बनाने के लिए 3 महीने होगा, सारे 3 महीने हो रहे हैं। प्लस जो बीच में हमें ये चीज़ पता है कि अगर x इंटू ए करूँ, प्लस x इंटू बी करूँ, प्लस x इंटू सी करूँ, प्लस x इंटू डी करूँ, c प्लस एक्स इंटू डी, इस तरीके से करूँ तो x कॉमन आके a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम के इक्वली तो होता है। इसको बाद में मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 ब्रैकेट में लेके 1 प्लस 3 करो, तो 3 प्लस 1 4 2 8 बना लो इसको, या 2 प्लस 6 बना लो इसको, चीज़ें तो सेम ही रहनी है 8 की 8। तो वो चीज़ है। तो क्वार्टर जब भी सेम हो, याद रखना, ये प्रूफ करके बता दिया कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, लेकिन याद रखना जब भी क्वार्टर सेम हो या महीने सेम हो, 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 12 12 12 12, जितने भी 36 36 36 36, तो जितने भी महीने हों वो उतने ही रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। दूसरी चीज़, ये तो पहली चीज़ थी, चीज़ सीख ली। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इनका सम 7.5 30 और 36। अब ये जो है बंदा जितने भी रेट में डाल रहा है, 3 3 3 के क्वार्टर में डाल रहा है, तो ये एट दी एंड 3 के क्वार्टर में ही सॉल्व होंगे। ये मान लो 12 12 12 12 12 12 के उसमें डाल रहा है, तो जब ये उतने में लगाएगा तो फॉर एग्जांपल ये उसके 12 के क्वार्टर में होंगे, और इसके जो सारे हैं मान लो वो 6 6 महीने के हैं, तो 3 12 और 6, इनकी रेशो भी अगर तुम लोगे 1:4:2, तो उसके बाद में इनको इस रेशो से मल्टीप्लाई कर देना, 7.5 को 1 से, 30 को 4 से, और 36 को 2 से। तो टाइम का रेशो मल्टीप्लाई बाय इनके जो पीरियड है, कैपिटल का पीरियड है, कैपिटल जितना भी लगा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी टोटल रेशो आ जाएगी। कन्फ्यूजन अगर ज़्यादा ही होती है तो फिर तुम इसी मेथड से करना, ये वाले से, ये 4 इंटू 3 2 इंटू 3 1 इंटू 3 ऐसे करके सबका निकाल लेना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला था क्वेश्चन ने, कैपिटल निकालना सीख लिया, अब चढ़ते हैं। फिर मेरे पास टोटल जो है रेशो निकली इनकी, इन्होंने इतने इतना कैपिटल जो है वो डाला था। क्वेश्चन में दे रखा है ए का प्रॉफिट जो है वो 2.5 लाख रुपए है, बी और सी का डिफरेंस बताओ। ए का प्रॉफिट 2.5 लाख है, ए का प्रॉफिट कितना है 7.5, यानी इसी 7.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5, तो यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, और इनके जो है डिफरेंस बताना है, यानी इनका डिफरेंस कितना है 6, 6 की वैल्यू बतानी है, 6 की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 इंटू 6, 3 2 6, तो कितना हो गया मेरे पास आंसर इसका 2। बताओ किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? अब देखो क्या है, a man borrowed a certain sum of money from a money lender at a rate certain rate of simple interest for some year if the simple interest is क्या लिख रखा है, इतना तो फालतू नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 1/16, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/16 है, किसका सम का, 1/16 इंटू पी, सिंपल इंटरेस्ट इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, नंबर ऑफ ईयर आर न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट परसेंट, ठीक है। तो ये रेट से ये कट गया, ये 4 4 सा, ये 4 25 सा, तो 25/4 इज इक्वल टू रेट और टाइम इक्वल है आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से 5/2, पूछा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/2। आगे चलते हैं। अब अगला क्या है,
मोहित एंड रोहित अंडरटुक अ वर्क फॉर ₹2200। ठीक है, मोहित और रोहित 2200 रुपये में किसी काम को उठाते हैं। उसके बाद मोहित अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, रोहित अलोन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। दोनों मिलके काम को करते हैं 10 और 12 दिन में, 60 एलसीएम आ गया, 10 6 12 5। ये चीज़ हो गई। अब देखो वेजेस, मैंने उस दिन बताया था वेजेस बढ़ता है काम के रिस्पेक्ट में, कितना काम कर रहे हैं कितने दिनों तक। तो वेजेस किसके रिस्पेक्ट में बढ़ता है? काम के। वर्क ऑफ मोहित, वर्क ऑफ रोहित, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। तो काम, कितना काम कर रहा है मोहित? 12 दिन काम कर रहा है, 12 दिन काम कर रहा है 6 की एफिशिएंसी से। रेशो, रोहित कितना काम कर रहा है? 5 की एफिशिएंसी से 12 दिन काम कर रहा है। उस दिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो जो रेशो होती है उनकी एफिशिएंसी की, वही रेशो होती है उनकी वेजेस की। ठीक है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, सेम काम कर रहे थे। रेशो कितनी आई? 6:5। अगर दोनों अलग अलग काम कर रहे होते, मोहित 6 दिन काम कर रहा है, रोहित 7 दिन काम कर रहा है, तो हम फिर मल्टीप्लाई करके लिखते। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना फिर कंफ्यूजन होती है बाद में जाके कि अब तो मल्टीप्लाई कर दिया, पहले तो नहीं किया था। तो बस अब याद रखने की चीज़ क्या है यहाँ पे, ये है पॉइंट टू रिमेंबर कि भाई जब भी काम दोनों सेम टाइम काम कर रहे हैं, दोनों 12-12 दिन काम कर रहे हैं, तो जो एफिशिएंसी की रेशियो है वही वेजेस की रेशियो है। 6 और 5 का टोटल वेज मिलेगा 11 का 2200, गिवन है क्वेश्चन में। एक की वैल्यू 200, पूछा क्या है? डिफरेंस इन देयर अमाउंट। डिफरेंस कितना है 6 और 5 में? एक की वैल्यू कितनी? 200। आंसर कितना? 200। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? 6 into 12 क्यों किए? मैम जो काम के पैसे मिलते हैं ना, जो हमारा, एक सेकंड अभी बताता हूँ। देखो जो वेजेस क्या होते हैं? पैसे काम के। तो वेजेस जो है वो वर्क के रिस्पेक्ट में मिलता है, कितना काम किया दोनों ने। जितना वो काम करेंगे उतने ही पैसे उनको मिलेंगे, ज़्यादा फालतू पैसे नहीं मिलेंगे। तो वर्क क्या होता है मेरा? वर्क इज टाइम इनटू एफिशिएंसी। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मोहित। तो मोहित कितने दिन काम कर रहा है? 12 दिन। और कितनी एफिशिएंसी से? 6 की एफिशिएंसी से। यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। और काम वो कौन तो कर रहा है? 10 दिन काम कर रहा है ना। मैम ये तो ये चीज़ है, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है मोहित कि मोहित, कैन डू द वर्क इन 10 days। समझे नहीं? मोहित जो है वो 10 दिन में पूरा काम कर लेता है और रोहित जो है वो 12 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो मोहित और रोहित दोनों जो हैं वो इतने दिन में काम पूरा कर लेते हैं, यानी वो उनके काम करने की क्षमता है। किसी काम को रोहित 10 दिन में करता है, किसी को 12 दिन में करता है। तो मैंने टोटल वर्क और उनकी एफिशिएंसी निकाली, ये सिर्फ इतना सा काम के लिए दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि इफ दे वर्क टुगेदर देन द व्हाट विल बी द डिफरेंस। बस सिंपल सिंपल ये है कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं, वर्क टुगेदर। हमें नहीं पता कि कितने दिनों में काम कर रहे हैं। ये जो 12 है, ये बेसिकली इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। ये 12 एक वो फैक्टर बता रहा हूँ कि निकलता कैसे है वर्क। वर्क जो है वो टाइम इंटू एफिशिएंसी से निकलता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। अभी 12 दिन कॉमन था दोनों मिलके, ये तो एक मैंने क्या कहते हैं उसको, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन ली है। इस क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है, तो मैं तो सीधा सीधा बोल देता ना, जब काम वर्क टुगेदर का कॉन्सेप्ट है, जो एफिशिएंसी है वही काम की रेशो होती है। लेकिन एक्चुअल में तो एफिशिएंसी काम की रेशो नहीं होती। एक्चुअल में तो जो वेजेस की रेशो होती है वो वर्क की रेशो होती है। और वर्क कैसे निकलता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो अगर इस क्वेश्चन में टाइम अलग अलग दिया होता कुछ, तो हम उससे मल्टीप्लाई करते। कुछ भी टाइम नहीं दिया, टुगेदर का बोल दिया, तो ये भी एक्स दिन काम कर रहा है, ये भी एक्स ही दिन काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे समझ लो एक्स एक्स दिन। मिट गया, एक सेकेंड, इसको ऐसे समझ लो। यहाँ तक समझ आया? ये जो है इतने दिन काम कर रहा है, ये इतने दिन काम कर रहा है, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब वेजेस जो हैं वो हमेशा वर्क में डिवाइड होते हैं, वर्क ऑफ मोहित और वर्क जो है वो रोहित का। वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब टाइम हमें नहीं गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो टाइम कितना है? ले लो, टी टाइम काम किया इसने 6 की एफिशिएंसी से, और इसने भी टुगेदर कर रहे हैं, तो दोनों एक पहले दिन स्टार्ट करेंगे और साथ ही छोड़ेंगे, साथ ही लगेंगे। तो ये भी टी टाइम तक काम करता है 5 की एफिशिएंसी से। तो रेशो कितनी आई? 6:5। तो टोटल जो है वो 11 का 2200 वैल्यू आई है। एक की वैल्यू 200, डिफरेंस ही पूछा था, दोनों में डिफरेंस एक का ही है, तो एक की वैल्यू 200 है, 200 आंसर। अब आया समझ? भैया अगर इसमें हाँ टाइम भैया, आगे। कैलकुलेट करना हो तो, अगर कितने दिन के लिए वो काम कर रहे हैं ऐसे? क्या चीज़? कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं? तो इनमें से कुछ जो है इनकी वेजेस की या किसी चीज़ की वैल्यू हाँ गिवन होगी, फिर हम उसको इक्वेट करेंगे। जैसे टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है ना, तो यहाँ पे जो है 60
और यहाँ पे 70, अगर दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, दोनों साथ ही मिलके काम कर रहे हैं, तो किसी भी एक की टाइम की वैल्यू उसी के वेजेस के साथ इक्वेट कर देना, वेजेस की वैल्यू गिवन होगी, तो यहाँ से कट के टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो जिसका भी टाइम है, ये मान लो 6x काम कर रहा है, ये 5x काम कर रहा है, तो वेजेस की जो रेशियो है वो किसी एक बंदे की वेजेस का गिवन होगा, तो उसका पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा और उसी के रिस्पेक्ट में फिर वेजेस से माइनस करके दूसरा जो है उसका टाइम आ जाएगा। अगर टाइम की वैल्यू पूछेगा तो नीचे वेजेस देगा ना, अगर वेजेस नहीं दे रहा है, वेजेस पूछ रहा है, तो टाइम दे रहा है। चलें आगे। अब देखो ये क्या है, 125% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। 125 क्या होता है, 5/4, और 80 क्या होता है मेरा, 4/5। अगली लाइन में बोला हुआ है उसने 160%, 160% यानी 0.08/5, 8, हाँ 8/5 बी जो है वो किसके इक्वल है, 2/5 सी के, कैंसिल कैंसिल, यानी 4b जो है वो सी के इक्वल है। अगली लाइन में बोल रहा है 75% ऑफ सी इज इक्वल टू 300, 75% इज 3/4 सी, 300, तो सी की वैल्यू कितनी आई, 100, 400। सी की वैल्यू 400 आई है तो बी की वैल्यू 100 आएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद 4 से 400 100 पे कट जाएगा, और बी की वैल्यू 100 आई है तो 5/4 ए इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 520 और 24 80, 16, 16 चौके 64, ए की वैल्यू 64, पूछा क्या है, ए बी सी की रिस्पेक्टिव वैल्यू 64, 100 और 400, यही है। रिस्पेक्टिवली बोला है तो ए बी सी सेम सीक्वेंस में होने चाहिए। ऑप्शन अभी तो फिलहाल सारे ही अलग हैं, वो इस तरीके से भी दे सकते हैं 100 400 64, ठीक है, इस तरीके से भी दे सकते हैं 64 400 100। तो देखना रिस्पेक्टिवली कि मतलब होता है कि जिसमें सीक्वेंस में ए बी सी लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आंसर का जो है वो ऑप्शन होना चाहिए, ये गलती मत करना। अब देखो अगला क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। 3 कॉइन टॉस किए हैं और एग्जैक्टली 2 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो 2 हेड आने की, अभी अगर इसको क्या कहते हैं, उस मेथड से करें हम, वो कौन सा होता था, कॉम्बिनेशन वाला मेथड। तो कॉम्बिनेशन वाला मेथड अगर करें तो 3 सिक्के में से 2 हेड निकालने, और टोटल क्या है 2 की पावर 3, टोटल फेवरेबल आउटकम कॉइन के केस में 2 की पावर n होता है, तो 3c2 यानी 3 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर कितना होगा 3/8। और अगर वैसे निकालना है तो इसको देख लो, 2 सिक्के उछलेंगे 3 बार, 8 बनेगा, 8 बनेगा यानी 8 का आधा 4, तो 4 बार हेड और 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर आधा कर दो, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, और फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल, ये बन गया। एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, तो ये 1, ये मेरा 2 और 1 मेरा नीचे, बस यही हैं 3 केस जिसमें एग्जैक्टली 3 हेड आए, 2 हेड आएंगे, तो 3 केस हैं टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम 8 हैं, तो 3/8 क्या होगा इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है, यानी रेड बॉल जो है वो 5 है और ब्लू बॉल जो है वो कुछ है, मतलब x है, हमें नहीं पता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज, इसका मतलब इक्वल 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। देन नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स निकालनी है। देखो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू बॉल कितनी है, x निकालनी, टोटल कितने हैं 5 + x, पूरे बैग में तो इतनी ही है ना बॉल, फिर 4, रेड बॉल कितनी है 5, यानी 5 में से ही कोई एक बॉल निकलेगी, और टोटल कितनी बैग में है 5 + x, तो 5 + x से 5 + x कट गया, x की वैल्यू कितनी आई 20, तो बैग में ब्लू बॉल कितनी थी 20। ठीक है, आया समझ में। अब चलते हैं आगे, बस इतना ही था ये टेस्ट, कल दूसरा करेंगे।